बेटा लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो वापस स्विच का डायग्राम बना रहा हूं, आपके पास तो बना हुआ है। आरसी, आईसी, वीसीसी, कलेक्टर, एमीटर, बेस, आरबी, आईबी, वी इन, वीवीपी। फर्स्ट पॉइंट समझिए बेटा, हम स्विच में करते क्या है? हम स्विच में इस वोल्टेज के साथ इसको हम जीरो से इंक्रीज करते हुए चलेंगे। इस वोल्टेज को हम जीरो से इंक्रीज करते हुए चलेंगे और इस वोल्टेज के साथ ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। हमें यह देखना है कि किस रेंज में ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होगा और कब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में नहीं होगा। वैसे इस वोल्टेज के साथ ट्रांजिस्टर का बिहेवियर किस तरह का होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, when input voltage less than equal to knee voltage, then बेटा हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का है और मैंने कहा था इन ट्रांजिस्टर बेस एमिटर जंक्शन बिहेव एज ए डायोड। बेस एमिटर जंक्शन बिहेव एज ए डायोड, और यदि ये डायोड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये जंक्शन करंट तभी अलाउ करेगा जब इसका बैरियर ओवरकम होगा। जब तक इस बेस एमिटर जंक्शन का बैरियर ओवरकम नहीं होगा बेटा ये जंक्शन करंट अलाउ नहीं करेगा। और यहाँ वोल्टेज कौन सप्लाई करेगा? वोल्टेज बैटरी ही सप्लाई करेगी। एंड वी कंसीडर बैटरी का वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है। यदि सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो फॉर सिलिकॉन नी पॉइंट एंड वी यूज बैटरी 0.5। बैटरी 0.5 की है तो क्या इस जंक्शन का बैरियर ओवरकम होगा? बड़ा जब तक जंक्शन का बैरियर ओवरकम नहीं होगा then this base emitter junction does not allow current and base emitter junction behave as a open circuit। बेस एमिटर जंक्शन भी है जो ओपन सर्किट, क्योंकि अब इसका बैरियर ओवरकम नहीं हुआ है। यदि ये जंक्शन ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इनपुट सर्किट बेस करंट जीरो। बेटा इनपुट सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि यहाँ से सर्किट ओपन है और ओपन होने से बेस करंट जीरो। एंड व्हेन बेस करंट जीरो तो करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट भी जीरो। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट देंगे कलेक्टर एमीटर की, यह है आउटपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज VCE। ध्यान देना इनपुट सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब आउटपुट में करंट क्यों नहीं फ्लो होगी? बेटा आउटपुट में तो बैटरी फिक्स वोल्ट की है, वी कंसीडर 10 वोल्ट। आउटपुट में हमने फिक्स वोल्टेज की बैटरी यूज की है, फिर भी करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही? क्योंकि सर्किट ओपन है। करंट का फ्लो देखो, बैटरी से करंट स्टार्ट हुई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कलेक्टर, कलेक्टर से बेस और बेस से एमीटर होते हुए ही वापस आएगी। मींस यदि बेस एमीटर जंक्शन ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो आउटपुट सर्किट भी ओपन है, आउटपुट सर्किट भी इनकम्प्लीट है और आउटपुट सर्किट के ओपन होने की वजह से आउटपुट सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। मींस जब तक इनपुट सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी आउटपुट सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं होगी। मींस बोथ जंक्शन आर इन रिवर्स बायस, ट्रांजिस्टर इज इन
cutoff mode, and cutoff mode transistor behave as a ओपन सर्किट, स्विच ऑफ। जब स्विच ऑफ होता है तो स्विच के दोनों टर्मिनल ओपन होते हैं, दोनों टर्मिनल में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा और ओपन सर्किट की वजह से दोनों सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसको नोट करें। Then junction between base emitter does not allow current. Junction between base emitter does not allow current. So base current 0. बेटा बेस करंट 0 तो कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स ऑफ IB। यदि बेस करंट 0 है तो कलेक्टर करंट भी 0। Here transistor is in cutoff mode and workage open circuit or off switch. Transistor is in cutoff mode and workage open circuit or off switch. जब तक बैरियर ओवरकम नहीं होगा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में होगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब आपसे पूछे इन कट ऑफ मोड आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? बेटा आउटपुट वोल्टेज का मतलब VC एंड दिस इक्वल टू VCC माइनस IC/RC। बताओ IC कितना है? 0। तो IC 0 होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज VC की वैल्यू VCC के इक्वल। सर्किट से देखो, बताओ क्या इस रजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो होगी? बेटा रजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इस रजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप 0। तो कलेक्टर का वोल्टेज कितना होगा? ये कलेक्टर कहां से कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यदि रेजिस्टेंस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो बैटरी का पूरा वोल्टेज कलेक्टर को सप्लाई होगा। तो कलेक्टर का वोल्टेज कितना? 10। मतलब जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कलेक्टर वोल्टेज होगा, मींस वही आउटपुट वोल्टेज होगा। क्लियर है? नाउ सेकंड पॉइंट, व्हेन इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन नी वोल्टेज, देन अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू नी से ज्यादा है। बेटा जब तक नी के बराबर होगा तब तक ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में होगा। अब नी से आगे बात करें तो वी कंसीडर दिस वोल्टेज इज 0.8। क्या होगा? बेटा जैसे ही वोल्टेज नी से ज्यादा होगा इस बेस एमिटर जंक्शन का बैरियर ओवरकम होगा और जैसे ही ओवरकम होगा दिस जंक्शन बिकम फॉरवर्ड बायर। जंक्शन इज ए वायर एंड दिस जंक्शन अलाउ करंट। व्हेन जंक्शन अलाउ करंट तो अक्रॉस द बेस वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट 0.7। यदि हम बैरियर कंसीडर कर रहे हैं तो जब भी बैरियर कंसीडर करेंगे तो जब डायोड कंडक्ट करता है देन अक्रॉस द डायोड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। याद करिए सिलिकॉन डायोड, जब भी सिलिकॉन डायोड कंडक्ट करता है तो अक्रॉस द सिलिकॉन वोल्टेज रिमेन। तो यहाँ भी वोल्टेज रिमेन कितना? बैटरी कितनी? तो बचा हुआ वोल्टेज रेजिस्टेंस पर आएगा और जब रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। कौन सी? IB। मींस व्हेन इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन नी वोल्टेज देन बेस एमिटर जंक्शन बिकम फॉरवर्ड। जंक्शन अलाउ करंट, सो बेस करंट फ्लो इन इनपुट सर्किट। और जैसे ही इनपुट सर्किट में बेस करंट फ्लो होगी करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट फ्लो इन आउटपुट सर्किट। पहले आउटपुट सर्किट में करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही थी? क्योंकि यह जंक्शन ओपन सर्किट था, करंट अलाउ
नहीं कर रहा था। तो बेटा जैसे ये जंक्शन करंट अलाउ करेगा, आउटपुट सर्किट में भी करंट फ्लो होगी। कौन सी? और हमें पता है इन ट्रांजिस्टर बेस करंट के रेस्पेक्ट में कलेक्टर करंट ज्यादा होती है, बीटा टाइम्स होती है। मींस इनपुट सर्किट में स्मॉल करंट फ्लो होगी तो करस्पॉन्डिंग लार्ज करंट फ्लो इन आउटपुट सर्किट। और जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। वी कंसीडर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 1 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज कितना? 1। तो कलेक्टर का वोल्टेज 9 वोल्ट। मींस व्हेन करंट फ्लो इन आउटपुट सर्किट तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा। बेटा ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट नहीं है, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा। नाउ इनपुट वोल्टेज कंटिन्यू इंक्रीज। When input voltage continue increase, then input circuit base current increase, corresponding collector current large increase, collector current large increase तो across the RC resistance voltage increase, और ये increase तो ये continue। हम इनपुट को इंक्रीज करते हुए चलेंगे, बेस करंट इंक्रीज होगी, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होने की वजह से ये वोल्टेज इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा तो ये कंटिन्यू 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 डिक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर पोजीशन दिस वोल्टेज बिकम लेस देन बेस वोल्टेज। बेटा बेस पर कितना है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये वोल्टेज 0.6 हो गया, ये 9.4 हो गया। And when voltage across collector becomes less than base voltage, then this junction convert in forward bias। बेटा ट्रांजिस्टर कौन सा? एन पी। एन किसका वोल्टेज ज्यादा है? जैसे ही पी का ज्यादा होगा दिस जंक्शन बिकम इन। अभी तक कौन से मोड में चल रहा था? अभी तक रिवर्स में था। ये क्या था? ये कौन सा मोड? एक्टिव मोड चल रहा था। पर जैसे ही कलेक्टर वोल्टेज बिकम लेस देन बेस वोल्टेज, देन बेस एमिटर जंक्शन बिकम फॉरवर्ड एंड ट्रांजिस्टर कन्वर्ट इन saturation mode। and saturation mode complete transistor behave as a wire। बेटा ये जंक्शन भी फॉरवर्ड, ये भी। यदि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड है तो कंप्लीट ट्रांजिस्टर बिहेव एज ए wire। And when complete transistor behave as a wire, then this battery VCC allow maximum current in output circuit। जैसे ही ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में आता है, दिस बैटरी VCC allow maximum current in output circuit। now after saturation, वो भी बता देता हूँ, फिर एक साथ नोट करा दूंगा। आफ्टर सेचुरेशन इफ इनपुट वोल्टेज फर्दर इंक्रीज, इनपुट वोल्टेज फर्दर इंक्रीज तो बेस करंट increase, but transistor is in saturation mode, so collector current does not increase, collector current become constant। if collector current constant तो ये वोल्टेज, और ये constant तो ये भी। मीन्स एक बार जब ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में आ जाता है, उसके बाद आप इनपुट में कितना भी चेंज करो, सेचुरेशन में आने के बाद आप इनपुट में कितना भी चेंज करो, बेटा इनपुट वोल्टेज को चेंज करने से बेस करंट में चेंज होगा, बट अब कलेक्टर करंट में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज ट्रांजिस्टर कौन से मोड में है? सेचुरेशन मोड में है। सो कलेक्टर करंट बिकम, कलेक्टर करंट कांस्टेंट तो ये वोल्टेज, और ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। क्लियर है? तो इसको नोट करें। then junction between base emitter becomes forward bias and allow current। बेटा जैसे इनपुट वोल्टेज नीचे ज्यादा होगा, बेस एमिटर जंक्शन बिकम फॉरवर्ड एंड जंक्शन अलाउ करंट। ऊपर का मिटा दें। now input voltage increase,
अब हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या होगा? जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो इनपुट वोल्टेज के इंक्रीज करने से बेस करंट इंक्रीज, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स ऑफ IV। और बेटा बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, मींस बेस करंट में जितना इंक्रीमेंट होगा करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट लार्ज इंक्रीज। कलेक्टर करंट लार्ज इंक्रीज तो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट मतलब VCE, और इक्वेशन आपको पता है VCC माइनस ICRC। if collector current large increase, therefore output voltage VCE large decrease। बेटा कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी तो ये पोर्शन इंक्रीज होगा, अरे होगा, और इसके इंक्रीज होने से आउटपुट डिक्रीज होगा। इनपुट इंक्रीज करते हुए चलेंगे तो आउटपुट कंटिन्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आएगा। तो इसमें लिखेंगे व्हेन VCE less than VBE, then junction between base collector, अब मैं बेस कलेक्टर की बात कर रहा हूं, जंक्शन बिटवीन बेस कलेक्टर becomes forward bias and transistor is in saturation mode। ट्रांजिस्टर कौन से मोड में आ गया बेटा? सैचुरेशन मोड में आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट, इन सैचुरेशन मोड इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, बेस करंट इंक्रीज, बट collector current become constant, collector current constant, output voltage भी constant, and here transistor workage closed circuit or on switch। इन सैचुरेशन मोड, बड़ा सैचुरेशन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड हो गए हैं। यदि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड हैं तो पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर एज ए वायर की तरह बिहेव करता है, मतलब क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तभी तो पूछा मैंने कोई डाउट। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ जाता है तो करंट कांस्टेंट कैसे हो जाती है? यही डाउट है ना? बट बेटा इससे बड़ा डाउट तो मेरे को है। आपका डाउट तो बता दूंगा, पर आपसे बड़ा डाउट मेरे को है। मेरे को डाउट ये है कि हम इनपुट में वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रही है। हम इनपुट सर्किट में देखेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रही है, बट इन आउटपुट सर्किट, बेटा आउटपुट सर्किट में तो बैटरी कांस्टेंट है, फिर बैटरी कांस्टेंट होने पर करंट क्यों इंक्रीज हो रही है? इनपुट सर्किट में तो वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रही है, और आउटपुट में तो बैटरी कांस्टेंट है ना, फिर भी करंट इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? अब वो समझना। वो तो आप फॉर्मूले से कह रहे हो बीटा टाइम पर इंक्रीज हो क्यों रही है वो समझना। बेटा आप आउटपुट सर्किट को देखो, जब आउटपुट सर्किट को देखोगे तो करंट यहां से स्टार्ट की, RC रेजिस्टेंस गई, फिर कहां गई? कलेक्टर से और बेस से एमीटर होती हुई वापस आई, और हमें पता है बेस एमीटर जंक्शन इज, तो ये तो वायर की तरह बिहेव करेगा। और अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज है 10,
करंट फ्लो होना भी स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ वोल्टेज कितना है 10, यहाँ कितना 0.7। बताओ ये जंक्शन रिवर्स बायस, यदि जंक्शन रिवर्स बायस में है तो जंक्शन का रेजिस्टेंस होगा, रिवर्स बायस में तो जंक्शन का रेजिस्टेंस होगा। अब इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास होगी, आईसी, यहां से कौन सी करंट, आईसी, इससे भी, यदि इससे भी आईसी इससे भी आईसी तो दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। बेटा ये तो वायर की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो बताओ पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये दोनों सीरीज में हो गए क्योंकि करंट सेम है। जब करंट सेम है तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस हो गए, तो हम आईसी क्या लिखेंगे, आईसी लिखेंगे वीसीसी अपॉन आरसीए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन, इस जंक्शन का रेजिस्टेंस। बताइए ये रेजिस्टेंस, ये जंक्शन कितने वोल्टेज से रिवर्स है, 9.3 से, यहाँ 0.7 है, यहाँ 10 है, कितने से रिवर्स है 9.3 से। नाउ जैसे ही सर्किट पे करंट फ्लो होगी बेटा यहाँ वोल्टेज आएगा 1 आएगा, यदि यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 9। अब बताओ ये जंक्शन कितने से रिवर्स है 8.3 से। मींस जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होगी इस कलेक्टर रेजिस्टेंस का कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज डिक्रीज होगा, और इसका वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से इस जंक्शन के रिवर्स बायस होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और जंक्शन के रिवर्स बायस होने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और इस रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से करंट इंक्रीज होगी। बट यदि कांस्टेंट बैटरी से वेरिएबल करंट आ रही है, इसका सीधा सा मीनिंग है सर्किट में कहीं ऐसा रेजिस्टेंस है जो वेरी कर रहा है, और वो यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। जब आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होने से यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज होगा, और जब यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ये वोल्टेज डिक्रीज होगा। इसके डिक्रीज होने से जंक्शन के रिवर्स बायस होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी, जंक्शन का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, एंड करंट कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी। एंड व्हेन ट्रांजिस्टर कन्वर्ट इन saturation mode, transistor convert in saturation mode, this junction become, these junction become, so these junction also behave वायर, बेटा ये भी वायर, ये भी बैटरी, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, तो करंट भी। एक बार ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में आ जाता है तो पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर वायर की तरह बिहेव करता है। अब आउटपुट सर्किट में कोई करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फॉरवर्ड होगा दिस रेजिस्टेंस बिकम जीरो, रेजिस्टेंस बिकम जीरो तो करंट बिकम मैक्सिमम। अब इसके बाद कलेक्टर करंट में कोई चेंजेस नहीं आता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट ये हटा दूं, फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट, बेटा स्विच वाले आर्टिकल में जब भी क्वेश्चन आएगा, स्विच वाले आर्टिकल से जब भी क्वेश्चन आता है इसी फोर्थ पॉइंट से आता है, यह है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर ट्रांसफर कर्व। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर ट्रांसफर कर्व, ट्रांसफर कर्व का मीनिंग है इन कॉमन एमीटर इनपुट के साथ आउटपुट वोल्टेज में किस तरह का चेंजेज आता है। कॉमन एमीटर में इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट वोल्टेज में किस तरह का चेंजेज आता है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस ग्राफ इज नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। नाउ फर्स्ट पॉइंट, when input voltage is less than equal to knee voltage,
बताओ आउटपुट कितना। जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू नी या उससे कम होगी, इस सिचुएशन में आउटपुट किसके बराबर? वेरी गुड, आउटपुट वीसीसी के बराबर। बड़ा सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जीरो होगा और बैटरी का पूरा वोल्टेज कलेक्टर को ही जाएगा। तो इन दिस सिचुएशन आउटपुट बिकम मैक्सिमम एंड आउटपुट इज वीसीसी। Now, after knee, if input voltage increase, the base current, collector current, output voltage, large decrease. So after knee, when input voltage slightly increase, तो corresponding output large decrease. तो knee के बाद यहीं से ग्राफ rapidly decrease होगा। इनपुट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट लीनियरली decrease and transistor convert in saturation mode. Transistor convert in, and after saturation, if input voltage further increase, output after saturation input voltage further increase, the output become. Then after saturation, if voltage further increase, the output become constant. एनसीईआरटी ने क्लियर बोला है ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक बार ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में आ गया, उसके बाद अब इनपुट में कितना भी चेंज करो, अब आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये ग्राफ का फर्स्ट पार्ट, ये ग्राफ का सेकंड पार्ट और ये ग्राफ का थर्ड पार्ट। बताओ फर्स्ट ट्रांजिस्टर कौन से मोड में है? कट ऑफ मोड and work as a off switch. Second, active mode and transistor work as a amplifier. Third, saturation and on switch. जो एक्टिव मोड होता है बेटा, इसको बोलते हैं लीनियर पार्ट ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ का लीनियर पार्ट है। लीनियर पार्ट क्यों बोलते हैं? पता लीनियर क्यों बोलते हैं? अरे लीनियरली तो बोलेंगे बिकॉज इन दिस रीजन आउटपुट लीनियरली चेंज विद इनपुट। जिस रीजन में आउटपुट इनपुट के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है वो ग्राफ का लीनियर पार्ट है। बताओ कट ऑफ मोड में क्या इनपुट के साथ आउटपुट चेंज हो रहा है? बेटा इनपुट तो चेंज हो रहा है और आउटपुट में कोई चेंजेस। इन सेचुरेशन इनपुट को हम इंक्रीज कर रहे हैं पर आउटपुट इज मींस इनपुट के साथ आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। कहाँ इनपुट के साथ आउटपुट चेंज होता है? एक्टिव। तो दिस इज द लीनियर पार्ट और ये नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर। आपसे पूछा जाए इन विच रीजन ट्रांजिस्टर वर्क एज एम्पलीफायर, लीनियर पार्ट। इन विच रीजन ट्रांजिस्टर वर्क एज ए स्विच, नॉन लीनियर। अब एक बार बताओ ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही तो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। Why transistor work as an amplifier only in active mode in linear part? यदि ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में आ गया तो क्या इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट आएगा समझना बेटा। हमें एम्प्लीफिकेशन किसका करना है? एसी वोल्टेज सिग्नल।
ये एसी वोल्टेज सिग्नल है और हमें इस एसी वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। यदि इसको एम्पलीफाई करना है तो एम्पलीफाई होने के बाद आउटपुट में ऐसा सिग्नल मिलना चाहिए, आउटपुट में सिग्नल प्रॉपर मिलना चाहिए। बट जब भी एम्पलीफायर होता है वो गिवन सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, बट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज, सिग्नल की शेप में कोई चेंज। यदि ये साइन वेव है तो ये भी साइन ही रहेगी। अब मान लीजिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर रहा है और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला गया, सैचुरेशन मोड में चला गया तो क्या होगा? यदि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला गया तो वी नो इन सैचुरेशन मोड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट एंड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, तो वोल्टेज तो ऐसा मिलेगा। हमें आउटपुट में सिग्नल ही चाहिए, सिग्नल का मीनिंग है आउटपुट में भी वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। और ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें इनपुट के साथ आउटपुट चेंज होता है? एक्टिव मोड। तो ओनली एक्टिव मोड ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। यदि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला गया तो बेटा आउटपुट वोल्टेज बिकम कांस्टेंट एंड आउटपुट वोल्टेज बिकम कांस्टेंट मतलब सिग्नल डिस्ट्रॉय, सिग्नल डिस्ट्रॉय हो गया है। इससे हम कभी भी सैचुरेशन और कट ऑफ में ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं करते। ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर ओनली इन एक्टिव मोड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तो सब डायग्राम क्लियर है। लीनियर पार्ट ट्रांजिस्टर वर्क एज एन, नॉन लीनियर वर्क एज ए स्विच। एक पॉइंट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करके इंपॉर्टेंट करके ये ग्राफ बनाइए। देखिए इन नॉन लीनियर रीजन, in the non-linear region, common emitter transistor, common emitter transistor use to make capital में लिखना नोट लॉजिक गेट। Non-linear region, common emitter transistor used to make नोट लॉजिक गेट। बेटा हमारे सिलेबस में लॉजिक गेट भी है। लॉजिक गेट पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होते हैं, लॉजिक गेट पे डायोड ट्रांजिस्टर से ही बनते हैं। तो जो नोट गेट बनता है वो कॉमन एमिटर से बनता है। बताओ नोट का लॉजिक क्या होता है? इन्वर्ट करना। नोट का लॉजिक होता है 0 कन्वर्ट इनटू 1 कन्वर्ट इनटू, इट मींस लो कन्वर्ट इनटू हाई कन्वर्ट इनटू। दिख रहा है कहां? उधर ग्राफ में देखो, दिखा दिखेगा इनपुट लो, when input voltage low, आउटपुट वोल्टेज इनपुट में लो देंगे तो आउटपुट में हाई मिलेगा। एंड इनपुट हाई, इनपुट हाई आउटपुट लो, वर्क इज ए नोट गेट। तो याद रखना जब भी नोट गेट बनाते हैं आपसे पूछे विच कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड टू मेक नोट गेट, common emitter, in which region common emitter work is not के non linear। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब एम्पलीफाई कर देते हैं। अब हमें पता लग गया कब एम्पलीफाई करेगा और कब नहीं करेगा। तो अगला हेडिंग एम्पलीफायर।
ये बैटरी VBB, ये AC वोल्टेज सिग्नल VS, रेजिस्टेंस RB, करंट IB, RC, करंट IC, बैटरी VCC, and output taken across the collector emitter, and output voltage is VCE. Collector, emitter, and base. और इनपुट सिग्नल VS. चलिए जी, अब समझना बेटा, जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है उस सिग्नल को हम बैटरी के साथ सीरीज में लगाते हैं, और सिग्नल हमेशा जिधर बेस करंट होगी उधर लगाएंगे। आउटपुट हमेशा कलेक्टर एमिटर पे देंगे, तो आउटपुट वोल्टेज इज VCE। अब यहाँ पर टू टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स हैं, AC, DC। DC इज कांस्टेंट एंड AC इज वेरिएबल। DC क्या करेगा? DC बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है इनपुट सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करना। ये बैटरी इस सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी और सिग्नल उस करंट को चेंज करेगा। चेंज कौन करेगा बेटा? चेंज सिग्नल करेगा, और ये बैटरी यहां से कांस्टेंट करंट अलाउ करेगी। तो बैटरी का काम है सर्किट में कांस्टेंट करंट अलाउ करना, और ये सिग्नल उस कांस्टेंट करंट को चेंज करेगा। जब इनपुट सर्किट में चेंज होगा तो आउटपुट सर्किट में भी चेंज होगा। अब ध्यान देना, हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज में लेना है। यदि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज में लेना है तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज एक्टिव रीजन में होना चाहिए। जब पूरा वोल्टेज एक्टिव रीजन में होगा तभी इनपुट के साथ आउटपुट में चेंज होगा, एंड देन ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। तो जब भी एम्पलीफायर डिजाइन किया जाता है, बैटरी VBB की वैल्यू इस एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पर यूज की जाती है। बैटरी की वैल्यू एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पर यूज करते हैं। मतलब मिड का जो वोल्टेज होगा वो हम बैटरी का वोल्टेज कंसीडर करेंगे, बैटरी का वोल्टेज यूज करेंगे। अब मुझे बताओ मिड पर ही क्यों यूज करेंगे? मिड पर ही क्यों यूज करेंगे? मिड पर ही करना पड़ेगा, तभी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा। अब बेटा बैटरी से क्या लगाया? सिग्नल, AC सिग्नल, और AC सिग्नल में पॉजिटिव साइकिल भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल बैटरी का सपोर्ट करेगा, और जब पॉजिटिव साइकिल बैटरी का सपोर्ट करेगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। बट ये इंक्रीमेंट आगे सैचुरेशन में नहीं जाना चाहिए बेटा, इंक्रीज यहां तक होना चाहिए।
आगे जाएगा तो सैचुरेशन आएगा और ट्रांजिस्टर वर्क ही नहीं करेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो सिग्नल बैटरी का अपोज करने से वोल्टेज डिक्रीज होगा और डिक्रीज होकर यहां तक डिक्रीज हो सकता है, इसके इधर नहीं आना चाहिए। ये वोल्टेज रहना इसी रीजन में चाहिए। और हमें पता है यदि एसी दिया है तो एसी में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। इट मींस जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा, जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना ही वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो बैटरी को कहां सेट करना पड़ेगा? बैटरी को मिड पॉइंट पर सेट करना पड़ेगा ताकि ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में रहे। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, इस मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना होगा? मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये 0, ये वीसीसी, तो मिड पॉइंट का वोल्टेज वीसीसी बाई 2। इट मींस अभी हमने कोई सिग्नल कनेक्ट नहीं किया बेटा, कांस्टेंट वोल्टेज की बैटरी यूज की है। जब कांस्टेंट वोल्टेज की बैटरी यूज करेंगे तो ड्यू टू बैटरी इनपुट सर्किट में कांस्टेंट बेस करंट फ्लो होगी। जब इनपुट सर्किट में कांस्टेंट बेस करंट फ्लो होगी तो आउटपुट सर्किट में भी कांस्टेंट कलेक्टर करंट फ्लो होगी। एंड व्हेन कलेक्टर करंट कांस्टेंट तो ये वोल्टेज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो ये भी। और इस सिचुएशन में यहाँ आउटपुट कितना होगा? जबकि बैटरी यूज कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आउटपुट वीसीसी बाई 2 के इक्वल होगा। अभी हमने कोई सिग्नल कनेक्ट नहीं किया है, केवल बैटरी कनेक्ट की है। इस सिचुएशन में जो आउटपुट होगा वो वीसीसी बाई 2 के इक्वल होगा। हम कंसीडर कर रहे हैं बैटरी 20 वोल्ट की है बेटा, यहाँ वोल्टेज कितना, यहाँ भी वोल्टेज कितना। यदि हम आउटपुट ड्रॉ करें, आउटपुट मतलब वीसी, तो आउटपुट कितना? वीसीसी बाई 2। क्लियर है? अभी हमने कोई सिग्नल कनेक्ट नहीं किया है बेटा, बैटरी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, तो वोल्टेज भी कांस्टेंट। अब हमने इसमें सिग्नल लगा दिया, जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है बेटा वो सिग्नल हमने बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। अब समझना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल बैटरी का सपोर्ट करेगा। तो ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल बेस करंट मींस बैटरी की वजह से जो कांस्टेंट करंट आ रही थी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट को इंक्रीज करेगा। इफ बेस करंट इंक्रीज तो करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट लार्ज इंक्रीज, कलेक्टर करंट इंक्रीज तो ये वोल्टेज इंक्रीज। बट ये हमारा आउटपुट नहीं है बेटा, ये आउटपुट है। इफ दिस वोल्टेज इंक्रीज तो दिस वोल्टेज मींस आउटपुट वोल्टेज लार्ज डिक्रीज। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में सिग्नल बैटरी का अपोज करेगा, तो ड्यू टू सिग्नल बेस करंट डिक्रीज, करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट लास्ट डिक्रीज, कलेक्टर करंट डिक्रीज तो ये वोल्टेज, ये डिक्रीज तो ये मींस आउटपुट वोल्टेज लार्ज इंक्रीज। इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा बेटा। आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज होगा, चेंज वो इनपुट के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? Because in transistor input signal change the base current. In transistor input signal change the and output depend on collector current. Input signal change the base current and output depend on, and we know in transistor collector current always greater than, इट मींस इनपुट करंट में जितना चेंज आता है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट में चेंज। और जब करंट में चेंज ज्यादा होगा तो वोल्टेज में भी चेंज ज्यादा होगा। मींस आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बेटा, एम्पलीट्यूड प्लस में या माइनस में?
दोनों में होता है। मीन्स जो आउटपुट में सिग्नल मिलता है, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड इनपुट सिग्नल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। मीन्स बाय इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन सिग्नल, ट्रांजिस्टर इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल। हम जो भी सिग्नल अप्लाई करते हैं, ट्रांजिस्टर उसको इन्वर्स करता है, जूम करता है, और बाय इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ट्रांजिस्टर इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल। बट कॉमन एमिटर जब भी एम्पलीफाई करेगा, then 180 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन इनपुट एंड, बटा 180 का फेज डिफरेंस आता है। यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल तो वहां, यहाँ नेगेटिव तो वहां पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्लियर है? अब ये ट्रांजिस्टर कितना एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीट्यूड को कितना इंक्रीज करेगा, इसका फॉर्मूला डिराइव करें। तब इसका डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। When signal not connected, then समझना बेटा, हम कंसीडर कर रहे हैं अभी हमने कोई सिग्नल कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ वोल्टेज का सोर्स क्या है, केवल बैटरी। बैटरी कांस्टेंट या वेरिएबल? बैटरी कांस्टेंट। तो ड्यू टू कांस्टेंट बैटरी इनपुट सर्किट में कांस्टेंट बेस करंट फ्लो होगी। मतलब इस बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, इस बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस पर और बेस एमीटर पे। अरे पहले इसकी बाइसिंग तो करनी पड़ेगी ना, इसको बैरियर हटाना पड़ेगा, और इसके बैरियर हटाने के लिए वोल्टेज कौन देगा, बैटरी। तो बैटरी का ड्रॉप ना होगा, बैटरी का ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस पर बेस एमीटर पे। तो जब सिग्नल नोट कनेक्टेड तो हम बोलेंगे इनपुट वोल्टेज मतलब वी बी बी एंड दिस इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वीबीई। यह है डीसी वोल्टेज। हमने जो बैटरी यूज की है, इस बैटरी का वोल्टेज वोल्टेज दोनों जगह ड्रॉप होगा, और बैटरी की वजह से एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। नाउ व्हेन सिग्नल कनेक्टेड, व्हेन सिग्नल कनेक्टेड, अब हमने क्या किया, इस बैटरी के साथ सिग्नल लगा दिया, बैटरी के साथ सिग्नल लगा दिया। तो बेटा सिग्नल क्या करेगा, ये सिग्नल बैटरी की वजह से जो कांस्टेंट करंट आ रही थी, सिग्नल उसको चेंज करेगा। तो जब भी मैं कहूंगा चेंज, तो चेंज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एसी या डीसी? बड़ा चेंज के लिए एसी रेस्पॉन्सिबल है, सिग्नल रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने कुछ नहीं किया, पूरी इनपुट की इक्वेशन में चेंज का साइन लगा दिया। चेंज इन इनपुट इक्वल टू चेंज इन आई बी आर बी प्लस चेंज इन बीबीई। यहाँ जो भी वोल्टेज होगा बेटा, उसका ड्रॉप इन दोनों जगह होगा ना। पर हमें पता है हियर VBE कांस्टेंट। बेटा जब भी जंक्शन कंडक्ट करता है अक्रॉस द बेस एमीटर वोल्टेज रिमेन VBE कांस्टेंट। यदि VBE कांस्टेंट तो चेंज इन VBE जीरो। अब तो इनपुट में जितना भी चेंज होगा किसकी वजह से, सिग्नल की वजह से चेंज होगा। तो चेंज इन वी इनपुट को हम बोल सकते हैं VS, एंड दिस इक्वल टू डेटा IB RB। इक्वेशन नंबर 1, और यह है AC वोल्टेज। ये डेरिवेशन समझ में आया? अजी ये यहां से बताऊं बताऊं? अरे चिंता मत कर, मैं हूं ना अभी।
ऐसे मत समझो, अब दूसरी तरह से समझना। बेटा हमने माना ये बैटरी है 2 वोल्ट की, तो पहले एक बात तो इस बैटरी का ड्रॉप कहाँ होगा? इस बैटरी का ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस पर और बेस पर, और बेस पर तो 0.7 ही जाएगा, तो रेजिस्टेंस पर 1.3 आएगा। और 1.3 बताओ कांस्टेंट वेरिएबल, तो कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, तब बैटरी का वोल्टेज तो दोनों जगह गया। क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन? अब हमने इस बैटरी के साथ 1 वोल्ट का सिग्नल लगा दिया, बैटरी के साथ 1 वोल्ट का सिग्नल लगाया है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो दिस वोल्टेज इंक्रीज बाय, यदि ये वोल्टेज 1 से इंक्रीज हुआ है तो इसका ड्रॉप भी 1 से इंक्रीज होगा। कहाँ का इंक्रीज होगा? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। यदि हमने 1 वोल्ट का सिग्नल यूज किया है तो दिस वोल्टेज इंक्रीज बाय 1 वोल्ट, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो दिस वोल्टेज डिक्रीज बाय 1 वोल्ट। तो हम जितने भी वोल्टेज का सिग्नल लगा रहे हैं, इस सिग्नल का पूरा ड्रॉप किस पर हो रहा है? हमने कितने वोल्ट का सिग्नल लगाया बेटा? 1 वोल्ट का सिग्नल यूज किया है, तो अक्रॉस द आरबी रेजिस्टेंस वोल्टेज चेंज बाय, इसका मतलब जितने भी वोल्टेज का सिग्नल लगाते हैं, इस सिग्नल का पूरा ड्रॉप कहाँ होता है? सिग्नल का पूरा ड्रॉप आरबी रेजिस्टेंस पर होगा, एंड दिस सिग्नल कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बेस करंट। क्या ये तो बेस करंट चेंज होगी ना? इस वोल्टेज से यहां से कौन सी करंट चेंज होगी? तो हम जितने भी वोल्टेज का सिग्नल यूज करते हैं, दिस सिग्नल कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बेस करंट। तो व्हाट इज बीएस? डेल्टा आईबी आरबी। क्लियर है? अब जब बेस करंट में चेंज होगा तो नो डाउट कंडक्टर करंट में चेंज होगा, कंडक्टर करंट में चेंज होगा तो इस वोल्टेज में चेंज होगा, और इसमें चेंज होगा तो इसमें भी आउटपुट में चेंज होगा। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आउटपुट इक्वेशन में भी चेंज की बात करें तो हम डायरेक्ट बोलेंगे चेंज इन आउटपुट इक्वल टू चेंज इन VCE, and this equal to change in VCC minus change in ICRC। आउटपुट की इक्वेशन क्या होती है बेटा? आउटपुट मैंने बताया था VCC माइनस ICRC, तो हमने सब जगह चेंज का साइन लगा दिया। बताओ VCC कांस्टेंट, इफ VCC कांस्टेंट तो चेंज इन VCC 0, तो व्हाट इज द चेंज इन आउटपुट? माइनस डेल्टा ICRC, एंड इक्वेशन नंबर 2। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग बताओ क्या है? इसका सीधा सा मीनिंग है, आरसी रेजिस्टेंस पर जितना वोल्टेज का चेंज आएगा बेटा, उतना ही वोल्टेज का चेंज आउटपुट में आएगा, बट अपोजिट आएगा। जितना चेंज आरसी रेजिस्टेंस पर होगा उतना ही चेंज आउटपुट में होगा, बट अपोजिट होगा। इफ दिस वोल्टेज इंक्रीज बाय 4 वोल्ट, this voltage increase by 4, so 100% this voltage decrease by 4. If this voltage decrease by 4, so this voltage increase by, मीन्स आरसी रेजिस्टेंस पर जितने वोल्टेज का चेंज आएगा बेटा, उतना ही चेंज आउटपुट में होगा, बट अपोजिट होगा, और अपोजिट होने से क्या आया है? माइनस। नाउ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब हमें यह बताना है कि ट्रांजिस्टर ने सिग्नल को कितना एम्प्लीफाई किया, कितना एम्प्लीफाई किया। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हम सीधा सीधा बोलेंगे चेंज इन आउटपुट अपॉन VS।
बट आज सेकेंड इक्वेशन से चेंज इन आउटपुट को बोलोगे माइनस डेल्टा आई सी आर सी, फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा आई बी आर बी, एंड व्हाट इज आई सी अपॉन आई बी, बीटा। तो फॉर्मूला बन गया माइनस बीटा आर सी बाई आर बी। यहां डेरिवेशन में माइनस आ रहा है एंड माइनस सो नेगेटिव सो 180 डिग्री फेज डिफरेंस। मीन्स जब भी कॉमन एमिटर एम्पलीफाई करेगा देन 180 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नो इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी बोल। नोट नहीं किया, कर दे, बैठ जाए। अब बैठने के रखते तो स्टूल है, उस पर बैठ नहीं सकते हैं, टूट गया तो एलन पे तो भरोसा है पर स्टूल पे नहीं है। जल्दी नोट करो, अरे जगह तो बहुत है। चलिए जी फर्स्ट पॉइंट। अब डायरेक्ट कुछ पॉइंट है जहां से एग्जाम में कभी कभी कुछ आते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फेज डिफरेंस 180 डिग्री, बट कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर फेज डिफरेंस। बेटा वैसे हमारे सिलेबस में केवल कॉमन एमिटर है, सिलेबस में कॉमन एमिटर है, तो कॉमन एमिटर में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया फेज डिफरेंस कितना 180 डिग्री। बट एक बार जेई मेंस में पूछा था कि कॉमन बेस में फेज डिफरेंस। अब ऐसे कॉमन बेस कॉमन कैरेक्टर सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट याद रखना फेज डिफरेंस इज 0। बट जब एम्पलीफाई करते हैं तो कॉमन अमीटर ही यूज करते हैं, क्योंकि कॉमन अमीटर में एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। सेकेंड, when common emitter amplifiers are connected in series, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है when common emitter amplifiers are connected in series, but our first amplifier and its amplification factor is A1, second amplifier amplification factor A2, third amplifier amplification factor A3, and all are connected in series or input signal is PS। तो हमें ये बताना है कि आउटपुट में कितने वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा, में जो सिग्नल मिलेगा उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना होगा। केवल एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी फेज की बात नहीं कर रहे, फेज में आपको अलग से बता दूंगा। तो बताओ ये पहला एम्पलीफायर क्या करेगा, वेरी गुड, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा मींस फर्स्ट एम्पलीफायर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन सिग्नल बाय फैक्टर A1। यदि हम पहले एम्पलीफायर के लिए बोले तो आउटपुट V0 डैश अपॉन VS, तो V0 डैश इक्वल टू
A1 VS, तो पहले का आउटपुट मिलेगा V नोट इज A1 VS। बेटा पहले का आउटपुट दूसरे का, तो दूसरा इसको A2 टाइम एम्पलीफाई करेगा, तो सेकंड का आउटपुट क्या बोलोगी? सेकंड का आउटपुट बोलेंगे A2 मल्टीप्लाई A1 VS। सेकंड का आउटपुट थर्ड का, तो फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा? फाइनली आउटपुट मिलेगा A1 into A2 into A3 and multiply VS। Means when amplifiers are connected in series, amplifiers are connected in series, then total amplification is A1 into A2 into A3, then total amplification is the product of their amplification factor। अब बात करें फेज डिफरेंस की। इफ एम्पलीफायर्स आर even number and odd number, बताओ फेज डिफरेंस। यदि इवन नंबर में होंगे तो फेज डिफरेंस 0। ईच ट्रांजिस्टर जनरेट 180 डिग्री फेज डिफरेंस। बेटा 180 प्लस 180 360, मतलब तो जब भी इवन नंबर में होंगे टोटल फेज डिफरेंस 0 होगा, और ओड नंबर में होंगे तो टोटल फेज डिफरेंस 180 ही होगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड वोल्टेज गेन और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। बेटा एक बार एम्प्स में क्वेश्चन आया था कि वोल्टेज गेन की वैल्यू डीबी में बताओ। जनरली हम डीबी में क्या बताते हैं? जनरली हम डीबी में साउंड की लाउडनेस को बताते हैं, पर उसने कहा आप तो वोल्टेज गेन बताओ। तो फॉर्मूला याद रखना, डीबी में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 20 log base 10 एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। बटा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डायरेक्ट गिवन होगा, इसको डीबी में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला होता है। एम्स में क्वेश्चन आया था एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 1000, पता इसकी वैल्यू डीबी में कितनी होगी? यदि फॉर्मूला पता है तो इजीली चेंज कर सकते हो, 10 की पावर 3, और जब डीबी में लिखेंगे तो पावर 3 आगे आएगा, आंसर इज 60 dB। A is the amplification factor। इस बार जेई मेंस में आया था, हाँ मतलब जो हो चुका है 2021 में जेई मेंस में पूछा था पावर गेन इन डीबी। उसने पूछा था पावर गेन डीबी में कितना होगा। तो जब पावर गेन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला याद रखना 10 log base 10 एंड पावर गेन। पावर गेन डीबी में पूछा था, तो आप बता सकते हो। बट अब मान लीजिए पावर गेन दिया है 1000, 1000 तो डीबी में वैल्यू कितनी होगी? 30, बता सकते हो। अब जो क्वेश्चन पूछा कैसे था? क्वेश्चन इसका उल्टा पूछा था। उसने कहा था पावर गेन इन डीबी इज 30 dB। पावर गेन कितना है? 30 dB। तो पावर गेन की वैल्यू क्या होगी? पावर गेन डीबी में दिया था, इसका उल्टा पूछा था। बेटा यदि 10 की पावर 3 है तो डीबी में कितना? 30। यदि 30 dB है तो 10 की पावर 3 कर लोगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना,
वैसे अपने नेट में क्वेश्चन आने के चांस है नेग्लिजिबल है, और अब तो वैसे भी नहीं है। नहीं, पहले तो फिर भी थे, अब तो और वैसे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें से उन्होंने ट्रांजिस्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें सोलर सेल पर आकर डायोड खत्म हो गया और उसके बाद सीधा लॉजिक गेट स्टार्ट हो गया। ट्रांजिस्टर एनसीईआरटी से बिल्कुल हटा दिया है। पर याद रखना एनसीईआरटी से हटाया है, नीट के सिलेबस से नहीं हटाया है। पर चूंकि एनसीईआरटी से रिमूव किया है इसलिए ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी से हटाया है तो कुछ तो सोच के हटाया है। फोर्थ पॉइंट, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज गेन, अरे बात नहीं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC सिग्नल वोल्टेज। अगला पॉइंट बेटा एक ग्राफ और है, ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC सिग्नल वोल्टेज। यह वोल्टेज गेन और यह फ्रीक्वेंसी। और यह ग्राफ भी याद रखना है। बेटा ध्यान देना, हम जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं वो AC वोल्टेज सिग्नल होता है, जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं वो AC होता है, और AC सिग्नल होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इसी AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांजिस्टर के पैरामीटर भी चेंज होते हैं। ये आगे ट्रांजिस्टर की हायर स्टडी में आता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ पैरामीटर किस तरह का चेंज होता है। ये हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है। फिर आप कहोगे सर जब सिलेबस में नहीं है तो क्यों बता रहे हो? बेटा ध्यान देना, इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करोगे, उम्मीद करोगे, जब एक्सरसाइज करोगे तो वहां पर आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और वो 7 नंबर का क्वेश्चन यही है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने पूछा है इन ए ट्रांजिस्टर वोल्टेज गेन, फर्स्ट ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, सेकंड ऑप्शन लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड मिडिल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी डिक्रीज एंड मिडिल फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना इस ग्राफ की बेसिस उसका आंसर दे सकते हैं इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन, बट फ्रीक्वेंसी लो या हाई तो वोल्टेज गेन डिक्रीज। बड़ा एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है तो आपको इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए, और इसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर एक पॉइंट और है वो भी आपको याद होना चाहिए। क्या चीज? ट्रांजिस्टर जब पुरानी एनसीईआरटी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, नई एनसीईआरटी में जब ट्रांजिस्टर ही नहीं है तो ये क्वेश्चन भी नहीं है। ऑडियो सिग्नल amplification and for high frequency signal amplification। बेटा ये जो पॉइंट है ये भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। जब भी हम ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपको याद होगी, ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज। जब भी ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज होता है। बट आपसे पूछा जाए फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफिकेशन
तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम कॉमन एमिटर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उसका वोल्टेज गेन डिक्रीज हो जाता है। तो जब भी हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं तो कॉमन एमिटर की जगह कॉमन बेस यूज होता है। थर्ड नंबर पॉइंट एंड फोर्थ नंबर पॉइंट, ये दोनों याद रखते हैं। नाउ अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, amplification factor, amplification factor is 300. Amplification factor is 300 if input signal voltage is 0.02 sin 50 pi t plus pi by 6 volt, then output signal will be, इनपुट सिग्नल की इक्वेशन गिवन है, आपको आउटपुट सिग्नल की इक्वेशन बतानी है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये थोड़ा सा गलत है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, बट ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, समझना। बेटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मीनिंग होता है आउटपुट अपॉन वीएस, तो आउटपुट लिखेंगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर इनटू वीएस। और वैसे भी आपको पता है यदि एम्पलीफायर है तो दिस एम्पलीफायर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन सिग्नल बाय फैक्टर 300। एम्पलीट्यूड को 300 टाइम कर देगा, तो एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, 0.02 साइन 50 पाई टी प्लस पाई बाय 6। बट कौन सा ट्रांजिस्टर है? कॉमन एमिटर। और याद रखना जब भी वोल्टेज की इक्वेशन पूछे तो फेज जरूर याद रखना। यदि कॉमन एमिटर तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा, और इंपॉर्टेंट है जब भी पाई का फेज डिफरेंस होता है हम प्लस पाई भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर करेक्ट है, प्लस करके भी आंसर करेक्ट है और माइनस से भी आंसर करेक्ट है। तो यहाँ दो आंसर हो सकते हैं, 6 साइन 50 पाई टी प्लस 7 पाई बाय 6 वोल्ट, या 6 साइन 50 पाई टी माइनस 5 पाई बाय 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सेम एज इट इज क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखिए, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर in common emitter amplifier, audio signal across collector resistance 2 kilo ohm, audio signal across collector resistance 2 kilo ohm is
4 volt is 4 volt if beta equal to 50, beta equal to 50 and base resistance is 1 kilo ohm. Base resistance is 1 kilo ohm. Then find input signal voltage. Then find input signal voltage. ध्यान देना बेटा, आउटपुट में जो सिग्नल आ रहा है, कलेक्टर रजिस्टेंस पर जो सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल का वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट का सिग्नल है। यदि आउटपुट में 4 वोल्ट का सिग्नल है तो इनपुट में हमने कितने वोल्टेज का सिग्नल लगाया है ये बताना है। ये VS RB 1 किलो ओम 2 किलो ओम 0.04। समझना, इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, एक बार बताओ, क्वेश्चन ने कहा है अक्रॉस आरसी रेजिस्टेंस ऑडियो सिग्नल इज 4 वोल्ट। ये आरसी रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और इस पर 4 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है। इसका क्या मीनिंग है? 4 वोल्ट का सिग्नल, सिग्नल का क्या मीनिंग है? एसी सिग्नल। इसका सीधा सा मीनिंग है कि रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज का चेंज आ रहा है, बेटा वोल्टेज कितने से चेंज हो रहा है? सिग्नल बोला है एसी सिग्नल, और एसी सिग्नल में वोल्टेज चेंज होता है। बेटा यहाँ वोल्टेज कितने से चेंज हो रहा है? 4 वोल्ट से चेंज हो रहा है। यदि आपको वोल्टेज का चेंज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इससे पास करंट का चेंज बता सकते हो। यहाँ से कौन सी करंट पास होगी? IC। तो सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन IC, चेंज इन IC लिखेंगे चेंज इन VC अपॉन RC। मतलब RC रेजिस्टेंस पर कितने वोल्टेज का चेंज? 4 वोल्ट का चेंज। रेजिस्टेंस 2 किलो ओम दिया है, मतलब 2 मिली एम्पियर। अब आपको बीटा पता है, यदि बीटा पता है तो बेस करंट का चेंज बता सकते हो। इसको लिखेंगे डेल्टा IC अपॉन बीटा, मतलब 2/50 मींस 1/25 मिली एम्पियर। अब आपको कलेक्टर करंट का चेंज पता लग गया। अब एक बात बताओ, हम जो सिग्नल लगाते हैं, इस सिग्नल का पूरा ड्रॉप कहाँ होता है? बताया था हमने, इस सिग्नल का पूरा ड्रॉप, बड़ा सिग्नल का पूरा ड्रॉप आरबी रजिस्टर पर होगा। तो हमने डेरिवेशन में स्टेप आई थी, VS इक्वल टू डेल्टा IB RB। IB का चेंज पता है 1/20 मिली, और रेजिस्टेंस गिवन है 1 किलो। सॉल्व करोगे तो 0.04 वोल्ट, मतलब 40 मिली वोल्ट आएगा। बट इससे भी इजी मेथड, इससे भी इजी है। आपको मेथड सब आने चाहिए। इससे पहले मैंने इजी नहीं बताया, पहले ये बताया। इससे इजी मेथड और क्या हो सकता है? इससे भी इजी मेथड, फॉर्मूला मेथड। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज V output upon VS, and this equal to बीटा RC upon RB। बेटा बीटा कितना? 50 RC, 2 किलो ओम RB, 1 किलो ओम VS बताना है। एंड व्हाट इज बी आउटपुट? आउटपुट में कितने वोल्ट का चेंज? 4 का। क्यों? आउटपुट कहाँ लेते हैं? बेटा आउटपुट टेकन अक्रॉस द कलेक्टर एमीटर, इसको हम कहते हैं आउटपुट। भाई यहाँ सिग्नल आपको 4 का दिया है, तो क्या इसको हम आउटपुट मान सकते हैं? मान सकते हैं, यस मान सकते हैं। अरे यही तो बताया था। एक, दिस वोल्टेज इंक्रीज बाय 4 वोल्ट,
this voltage increase by, तो 100% this voltage decrease by, this voltage decrease by 4, तो this voltage increase by, it means यदि यहाँ पर 4 वोल्ट से चेंज हो रहा है तो यहाँ भी चेंज 4 से ही होगा। यदि यहाँ पर 4 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है तो बेटा यहाँ पर जो सिग्नल होगा वो 4 वोल्ट का ही होगा। अब बताओ आप एसी सिग्नल को प्लस में लिखते हो माइनस में? मैंने कहा एसी है 10 वोल्ट एसी, एसी को प्लस में या माइनस में? अरे कुछ भी नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि कोई फिक्स ही नहीं है। तो ये प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर तो एसी में कभी भी प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस का तो मतलब ही नहीं है, हमें केवल एम्पलीट्यूड बताना है। यदि ये 4 वोल्ट का चेंज है तो पक्का ये भी 4 का ही चेंज होगा। तो आउटपुट में कितने वोल्ट का चेंज आया है? 4 का। तो व्हाट इज वीएस? 4/100, 0.04 वोल्ट। कर दोगे? तो इस तरह से आपका ट्रांजिस्टर की जो मेन 2 एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब ट्रांजिस्टर में एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, ट्रांजिस्टर इज ए ऑसिलेटर। और जब ऑसिलेटर बनाते तो कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। तो ये मुश्किल से 10 मिनट का पोर्शन और बचा है। तो आगे टर्न भी पूरा कंप्लीट करेंगे और अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट। और उसके लिए आपको फिजिक्स का मॉड्यूल नंबर 6 लेकर आना है, क्योंकि लॉजिक गेट की थ्योरी में बोर्ड पे लिखूंगा, पर जैसे ही लिखूंगा वैसे मिटा भी दूंगा, क्योंकि जो थ्योरी आपके मॉड्यूल में बढ़िया तरीके से लिखी हुई है उसको दोबारा कॉपी में लिखने का कोई फायदा नहीं है। आपको जो भी नोट करना है मॉड्यूल में ही नोट कर लेना, क्योंकि उसकी थ्योरी वही है जो मॉड्यूल में लिखी है। लॉजिक गेट में मेन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी स्पीड ये करेंगे तो फिर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी।